जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आज इस वीडियो में सभी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। और दोस्तों चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आज की अब पहला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 293, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 249। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। अब इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 370। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 270 में भारत के वित्त आयोग का गठन है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 28 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 30 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 31 गह में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 300 क में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 क में संपत्ति को संवैधानिक अधिकार बताया है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 380, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 309, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 310, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 311। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ने इसमें बताया है अनुच्छेद 311 में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत को बताया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 310, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 311, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 313। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान बताया गया है। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन नंबर बी है प्रवक्ताओं से, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी भाषा से, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद 312 का संबंध है। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रबंध संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 331, ऑप्शन नंबर बी है 221, ऑप्शन नंबर सी है 121, ऑप्शन नंबर डी है 139। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपना राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का संविधान के प्रतिनिधित्व है। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 338 एवं 338 ए, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 337, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद
334। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 339। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 338 एवं 338 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का प्रावधान है। अब इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 343 वन। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 345 वन। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 346 वन। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 348 वन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 343 वन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति शासन आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 368। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। और दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और दोस्तों अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। दोस्तों यह सभी आपात राष्ट्रपति लागू करते हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, अभी बताया था, अनुच्छेद 356 में, यानी कि अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न होगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों यह करता है अनुच्छेद 360 के तहत, अभी आपको बताया गया था। और दोस्तों 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 74 में है। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 356 में है। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 76 में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों यह दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 368 में। 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 360। ऑप्शन नंबर बी है 368। ऑप्शन नंबर सी है 370। ऑप्शन नंबर डी है 371। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 370। और दोस्तों यह अब जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दी गई है। तो दोस्तों यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि प्रश्न गलत हो जाएगा। दोस्तों वैसे यह विशेष दर्जा 370 के तहत रख दिया गया था। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 50 क में। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 50 ख में। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 51 क में। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 50 ख में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य
शामिल किए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 316, ऑप्शन नंबर सी बी है 316, ऑप्शन नंबर सी है 317, ऑप्शन नंबर डी है 318। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1956 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1961 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के तौर पर अलग किया गया था। अब इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है एक राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी है मंत्रिमंडल को, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी है सांसद को। तो दोस्तों नए राज्य का गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार दोस्तों यह सांसद को है, यानी कि अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंब तय किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। यह तीनों अन्य रजवाड़ों के बाद भी भारत में विलय हुए। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है 500 से अधिक रजवाड़े यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर बी है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी है सरदार बलदेव सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय करने का उत्तरदायी हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अपना अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बन गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1953 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जैसे कि अगले प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 से 14 और 6, यानी 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो दोस्तों वर्तमान में यह संख्या दोस्तों 29 है, यानी 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1961 में गोवा व पुर्तगाली बस्तियों को भारत में विलय किया गया। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1956 में, ऑप्शन नंबर बी है 1967 में, ऑप्शन नंबर सी है 1971 में, ऑप्शन नंबर डी है 1975 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में शामिल किया गया 28वां राज्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो दोस्तों यह बना था 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में विलय किया गया और दोस्तों यह 22वां राज्य बना था। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना? तो दोस्तों हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जैसे कि अपने अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जन्म द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है देशीकरण से, ऑप्शन नंबर सी है किसी भूभाग के शामिल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय बैंक के धन जमा करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंक में धन जमा कर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 9 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपने देश से 7 वर्ष लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1949, ऑप्शन नंबर सी है 1951, ऑप्शन नंबर डी है 1952। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदान नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1955 में संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई? तो दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों
को कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 7। दोस्तों 7 मौलिक कर्तव्य भारतीयों को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के साथ। और जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6। वर्तमान में भारत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।